Good evening, friends. I welcome you all in a very unique and different session. अर्थमित्र की गुरुकुलम की तरफ से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारे साथ में है पीजीआईएल म्यूचुअल फंड के सीईओ मिस्टर अजीत मेनन सर। मतलब उनको कोई परिचय के मोहताज नहीं है, हम सभी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी एक फॉर्मेलिटी है जो हमें करनी पड़ रही है। तो अजीत मेनन सर का 20 साल का वास्ट एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 15 साल डीएसपी म्यूचुअल फंड्स में अपने निकाले हैं बिफोर ज्वाइनिंग पीजीआई म्यूचुअल फंड्स। एंड पीजीआई म्यूचुअल फंड्स में अब्रॉड से लेके इंडिया के सारे मैनेजमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम अजीत मेनन सर देखते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। और रिसेंटली इनका जो ये रिटायरमेंट सर्वे है, शायद हम सभी ने इसको कहीं ना कहीं अभी देखा है रिसेंटली, और बहुत अमेजिंग सर्वे है। तो क्यों ना आज अजीत सर के मुंह से ही ये सर्वे के बारे में बहुत सारी चीजें जानी जाए। सो आई एम हैंडिंग ओवर द सेशन टू अजीत सर। अजीत सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू मिलिंद, और सबको मेरा नमस्कार। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, रिटायरमेंट का। और ये एक टॉपिक, जैसे कि मिलिंद ने कहा, ये एक काफी पैशन रहा है मेरा काफी टाइम से। और डीएसपी ब्लैक रॉक में जब मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाकर के वहाँ के एडवाइजर्स को जब मैं मिलता था और उनसे बात करते थे हम सारे हमारे टीम मेंबर्स, तो एक चीज जो मुझे काफी अच्छा लगा और इंट्रीगिंग भी लगा, वो ये कि डेवलप्ड मार्केट्स में, यूएस जैसे मार्केट्स में, बाकी सारे रिटेल जो मार्केट्स हैं, वहां पे रिटायरमेंट एडवाइजरी का जो बिजनेस है, जो प्रैक्टिस है, जो एडवाइजर्स हैं, वो एक अलग ही सेगमेंट है। और यहाँ पे इंडिया में, भारत में अब तक ऐसा कोई बड़ा रिटायरमेंट एडवाइजरी प्रैक्टिस या रिटायरमेंट पे फोकस करके रिटायरमेंट में स्पेशलाइज करने के जो जितने एडवाइजर्स हैं, वो शायद हम एक हाथ की कुछ उंगलियों में हम गिन सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट देयर आर टू मेनी एडवाइजर्स हु आर फोकस्ड ऑन रिटायरमेंट। हर कोई काम करता है रिटायरमेंट गोल्स के लिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स तो हम सब करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन रिटायरमेंट का प्रैक्टिस का स्पेशलाइजेशन, रिटायरमेंट एडवाइजर का स्पेशलाइजेशन, सिर्फ फोकस रिटायरमेंट प्लानिंग पे करने वाली जो बिजनेस मॉडल्स हैं, वो है नहीं। और मेरा ये मानना है कि इसकी सख्त जरूरत है इंडिया में। अगर आज हम अगर लोग कहते हैं कि दुनिया भर में आज इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एज, तो फिर कुछ लोगों का सवाल यह है कि तो फिर हम रिटायरमेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये तो वी आर द यंगेस्ट कंट्री। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इंडस्ट्री में, हम एडवाइजर्स, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे हम अगर काम करें रिटायरमेंट के लिए, और भारत के जितने लोग हैं, हम आत्मनिर्भरता की जो हम बात कर रहे हैं, और रिटायरमेंट के लिए अगर हम लोगों को सशक्त करें, स्ट्रेंथन करें, तो इंडिया विल बी द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द नेक्स्ट 20, 30, 50 years। क्योंकि आज अगर विश्व भर में प्रॉब्लम्स हैं, पैंडेमिक छोड़ो, पैंडेमिक तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है 2020 और आज भी, लेकिन एक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिचुएशन, एक कंट्री की ग्रोथ की तरफ से अगर हम देखें, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है बाकी देशों में कि वो अपने रिटायरीज को, पेंशन को मैनेज करने के लिए बहुत सारा उनका जो है रिसोर्सेस यूज होते हैं। और अगर एक कंट्री रिटायरमेंट के तौर पे लोगों को अगर स्ट्रांग बना दे, तो इट कैन बी द स्ट्रांगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये पर्पस भी है कि पीजिन के जरिए, और मेरे पहले भी जहां जहां भी मैंने मेरा असाइनमेंट संभाला, कि मैं कुछ काम कर जाऊं इस इंडस्ट्री के लिए रिटायरमेंट पर। और इंडिया में मेरा ये मानना है कि आगे जाकर के, मैं रिटायर होने से पहले शायद 1000 ऐसे रिटायरमेंट एडवाइजर्स होने चाहिए, जो फिर वो अपना काम, वो अपनी मेंटोरिंग जो है वो आगे के लिए ले जाए। ये सबसे बड़ी पर्पस है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा रिसर्च, या जितना भी मैंने लोगों से बात की, इंटरनेशनल मार्केट्स में लोगों से बात की, तो मुझे दो चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, वो मेरे सामने आया।
और वो क्या है? पहला, रिटायरमेंट इज द ओनली फाइनेंशियल गोल फॉर विच यू डू नॉट गेट अ लोन। रिटायरमेंट एक ही ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा। आप भले अपने बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए एसआईपीस कर रहा हो, शादी के लिए आप निवेश कर रहा हो, आप घर के लिए, गाड़ी के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, आप जो भी फाइनेंशियल गोल के बारे में आज अगर आप सोचेंगे तो हर चीज के लिए अगर गैप होती है तो आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट वो ऐसा एक फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए आपको लोन नहीं मिलता। हाँ, कुछ चीजें, कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि रिवर्स मॉर्टगेज हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो अभी मैच्योर नहीं हुई है और हमारे कल्चर में भी वो ऐसी है कि लोग अपने घर को जो है रिवर्स मॉर्टगेज में नहीं डालना चाहता, वो अपने बच्चों के लिए छोड़ जाना चाहते हैं। तो देयर आर इनफ कल्चरल रीजंस आल्सो। तो दैट इज रीजन नंबर 1 कि रिटायरमेंट एक ही ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए लोन नहीं मिलता और हर निवेशक को, हम सबको उसके लिए खुद काम करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि रिटायरमेंट का एयूएम जो आप बना रहे हैं या बनाएंगे, वो एक ही ऐसा एयूएम है जो रिडीम नहीं होता। जब अपने इन्वेस्टर्स अपने बच्चों के लिए एसआईपीस करते हैं या जैसे कि बाकी के जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, शादी के लिए, घर, गाड़ी, जैसे कि मैंने कहा, वो सब जब गोल का वक्त आता है, जब गोल का टाइम आता है तो रिडीम तो कर ही लेगा इन्वेस्टर। रिटायरमेंट एक ऐसा ही फाइनेंशियल गोल है, जब वो वक्त आता है तो वो रिडीम नहीं करता, उससे वो एक इनकम जो है एसडब्ल्यू के तौर पे या छोटी सी मात्रा में जो उन लोग को जो महीने की जो उनको इनकम चाहिए, तो सिर्फ वो उस पे फोकस करते हैं, कॉर्पस को रिडीम नहीं करता। तो अगर एडवाइजर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे एमएफडीज अगर इस चीज पे ध्यान दे कि हम आगे जाकर के रिटायरमेंट पे ध्यान दे और हम रिटायरमेंट की कॉर्पस क्रिएट करें, तो मैं मानता हूं कि आपका रिटायरमेंट इस कॉर्पस से हो जाएगा। ये रिटायरमेंट, ये कॉर्पस रिडीम नहीं होता। और इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी सारे एडवाइजर्स ऐसे हैं जो एक वक्त आने पर वो अपने एयूएम को बेच के वो रिटायर हो जाते हैं। तो जब वो एयूएम बेचना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, किसी और को देना चाहते हैं और रिटायर होना चाहते हैं, तो जब वो वैल्यूएशन जब होती है उस कॉर्पस का, तो रिटायरमेंट के एयूएम को सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है। सो इवन इफ यू आर थिंकिंग कि 15 years from now, 20 years from now, I'll create 500 crore corpus, whatever corpus, and then I will sell that to another advisor or large advisor and I will retire. Then the best valuation that you will get for your business is if you have more retirement assets mapped in your system, which you can identify. क्योंकि जो खरीदने वाला एडवाइजर है, बिजनेस है, वो तो ये बिल्कुल जानता है कि this AUM will not be redeemed. This is sticky AUM. So that is the second reason. I think these two reasons, from the client's perspective कि retirement goal के लिए loan नहीं मिलता, and so it has to be top priority, और advisor के side से ये एक ही ऐसा AUM है जो redeem नहीं होता. These are the two important reasons for which I believe that we should all focus on this subject, ये retirement subject पे focus करने के लिए. मैं आज ये जो retirement survey की मैं बात करने वाला हूँ, मैं PGIM DSP BlackRock को छोड़ करके टाटा और PGIM में क्यों आया, वो भी रिटायरमेंट का ही एक रीजन था, क्योंकि आई वांटेड टू बिल्ड दिस रिटायरमेंट आइडिया इनटू, आई मीन AMC तो चलाना ही है, AMC तो बढ़ाना ही है, PGIM इज थैंकफुली विद योर ऑल योर सपोर्ट। मैं कुछ रिटायरमेंट की AMC नहीं बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन रिटायरमेंट के एरिया पे फोकस करके अगर मैं MFDs या एडवाइजर्स को सपोर्ट कर सकता हूँ तो वो काम करना चाह रहा था मैं। और PGIM जो है, प्रूडेंशियल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, PGIM जो है वो विश्व में सबसे बड़ा रिटायरमेंट प्लेयर है। सबसे ज्यादा जो पेंशन एसेट्स को मैनेज करता है वो प्रूडेंशियल है, यूएस प्रूडेंशियल, एंड दैट इज द रीजन आई चोज PGIM, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा जो मैच है वो इस ब्रांड के साथ है, क्योंकि ये भी ब्रांड जो है इंटरनेशनली रिटायरमेंट के लिए बहुत काम करता है। सो आई कैन गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन फ्रॉम द यूएस मार्केट्स फॉर आवर MFDs इन इंडिया ऑल्सो। और हमने रिटायरमेंट एडवाइजर्स को इंडिया में ला करके हमने शोज किए हैं, मतलब कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। We are also the only AMC where we have retirement readiness certification,
विद उमा शशिकांत एंड CIEL, तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। और अब हमने ये सर्वे भी किया जो AMCs में पहली बार रिटायरमेंट पे इंडिया विश्व मतलब फुल इंडिया में जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टडीज। तो मैं कुछ और बातें कि हमें क्या करनी चाहिए वो मैं एंड में बताऊंगा। लेट मी टेक यू थ्रू सम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे। एंड रिटायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्लोबली लोगों को तकलीफ देती है। एवरी इन्वेस्टर, वेदर इट इज इन इंडिया और वेदर इट इज अब्रॉड, एवरीबडी हैज अ प्रॉब्लम विद रिटायरमेंट. Here is a small cartoon that says that, I do have a diversified retirement plan, 30% hope, 30% wishes, 40% prayer, because we don't know what is coming in our future. But let me start telling you कि सर्वे की रिजल्ट्स में हमें क्या देखने को मिला और उसके क्या लेसन्स है। नंबर 1 ये चीज कि इंडिया में जो है स्पेंडिंग और एक्सपेंसेस के लिए 60% के ऊपर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए जाते हैं, and the rest goes for things like home loan EMIs, other EMIs. Insurance and investment is about 13% of the total, बहुत कम। और अगर आप राइट साइड में देखेंगे कि हमें ये भी पता है RBI का डेटा, न्यूज़पेपर के डेटा में, कि जो सेविंग्स होनी चाहिए, हाउस होल्ड सेविंग्स होनी चाहिए, दैट इज कॉन्स्टेंटली ड्रॉपिंग। और ये ड्रॉप इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी कम हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि अब खर्चा ही कर लें। और जो नई पीढ़ी की लोग हैं, मिलेनियल्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें तो लगता है कि जिंदगी जीने के लिए अब है, बात की बात सोचेंगे, एंड पीपल फील दैट दे विल नॉट रिटायर। सो लेट मी गिव यू सम मोर डेटा फ्रॉम द सर्वे। ये जो डेटा है वो ये है कि रिटायरमेंट, जब हमने 3200 लोगों को 15 सिटीज अक्रॉस इंडिया हमने ये क्वेश्चन किया, तो रिटायरमेंट गोल नंबर 8 पे आया, मतलब लास्ट। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को संभालना, स्पाउस को संभालना, बाकी सारे जितने भी गोल्स हैं, एंड रिटायरमेंट इज द लास्ट गोल। और ये हमें पता है बिकॉज़ हमने प्रीवियस सर्वेज में हो या अगर हमारी जो इंटरेक्शंस है कस्टमर्स के साथ, वी नो दैट रिटायरमेंट इज समथिंग दैट पीपल पुश टू द एंड। हम इसमें से ये इस सर्वे से ये भी जानना चाह रहे थे कि क्यों है ये। तो एक है कि 51% इंडियंस डू नॉट हैव अ फाइनेंशियल प्लान। मुझे तो ये देखने से ताजुब हुआ कि 49% हैव अ रिटायरमेंट प्लान, बट मैं उसके बारे में भी बाद में बात करूंगा। बट 51% ऑफ इंडियंस डू नॉट हैव अ फाइनेंशियल प्लान, एंड आउट ऑफ दैट 42% डू नॉट हैव एन ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स एज वेल। तो ये एक पॉइंट है कि a lot of Indians do not have a retirement plan. Also, I also realized that कि why are they not inclined to plan for retirement? वो ये है, और शायद इस सर्वे का जो सबसे बड़ा एक मैं रिजल्ट बता सकता हूं वो ये है कि लोग जब फाइनेंशियल प्लान करते हैं, लोग जब निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो खुशी के लिए करते हैं, खुशी वाले गोल्स के लिए। दे फोकस ऑन पॉजिटिव गोल्स, दे डोंट लाइक सैड गोल्स, दे डोंट लाइक नेगेटिव गोल्स। और अनफॉर्चुनेटली रिटायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी लोगों के लिए एक नेगेटिव सब्जेक्ट है, एक नेगेटिव वर्ड है। उनके लिए रिटायरमेंट ये है कि अरे अब तो क्या है कि बेटे के घर या बेटी के घर, उनके बच्चों को संभालो, स्कूल ले जाओ, ले आओ, शायद थोड़ी सी डायबिटीज, कभी स्ट्रोक होगी। तो इट इज ऑल नेगेटिव परसेप्शन अराउंड रिटायरमेंट। सो पीपल टेंड नॉट टू थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स एंड प्लान फॉर नेगेटिव थिंग्स। उनको खुशी वाले जितने गोल्स है, बच्चों की पढ़ाई हो या बच्चों की शादी हो, घर हो, गाड़ी हो, तो फाइनेंशियल गोल प्लानिंग में खुशी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है। और मैं इस प्रेजेंटेशन के एंड में बताऊंगा कि इसको हमें कैसे पॉजिटिव मोड पे ले आना है। दूसरी बात यह है कि इंडियंस जो है, स्पेशली अंडर द एज ऑफ 50, दे आल्सो लाइक टू प्लान ओनली फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो, कि कुछ अगर हुआ, हेल्थ क्राइसिस हुआ, ये हुआ, तो थोड़ा सा इंश्योरेंस ले लो, थोड़ा सा कॉर्पस क्रिएट कर लो और एक ऑल पर्पस फंड क्रिएट कर लो। ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट के लिए मेरा ये पैसा मैंने जोड़ा हुआ है और घर के लिए मैंने ये पैसा जोड़ा हुआ है, सब कुछ एक पॉट में डाल दो, देखा जाएगा कि किस चीज के लिए काम आएगा। तो इट इज दैट वे दैट Indians tend to plan, and it is something which is common, and I think we know about it as well. और एक इंपॉर्टेंट जो सर्वे से एक रिजल्ट ये निकल आया कि अर्बन इंडियंस आर नॉट फ्री फ्रॉम द एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर, एंड वन ऑफ द रीजन वो ये है कि हमारी जो सभ्यता में जो ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है वो जो ब्रेक डाउन हो रही है। You can see that people who are in joint families, they are less anxious about their finances.
So if you see the percentage of people who feel they have financial security, it is very high in those people जो कि बड़े families में या joint families में रहते हैं. Even if they are nuclear families but staying with parents or brothers, the financial security they feel is higher. The lowest financial security is felt जो अकेले nuclear families में रहते हैं. और इस pandemic में भी शायद हमारे लिए जितने मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत हुई है पैंडेमिक में, इस कोविड के टाइम में, वी नो दैट जिन जिन लोगों के पास एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, एक सर्कल ऑफ फैमिली थी, उनके लिए ये बहुत ही एक एडवांटेज था. और जो अकेले रहते हैं या उनके सोशल सर्कल्स बड़े नहीं हैं, उनके लिए बहुत ही एक डिप्रेसिंग और एक डिफिकल्ट चीज थी ये जो पैंडेमिक ये जो 2020 and things that bother 15 cities. So I can say it's an India study more than a Bharat study. But let's look at it, and the highest reason for which people were worried is cost of living, which is here at the bottom. And then about health, then lack of support. And those kind of reasons were the reasons why people felt कि नहीं हमें बहुत एंजाइटी है फाइनेंसेस को लेकर के. तो these are the reasons that people gave, most people gave, कि what are the things, वो क्या चीजें हैं जो उनको मतलब जो एंजाइटी देती है as far as financial security is concerned. Now I spoke about this already कि जो joint families में रहते हैं they felt financial security and financial freedom was higher. So 92% of people who are living in joint families, they don't feel as anxious about finances as those people who are living alone. And I made that point a little earlier. एक और ये है कि इस सर्वे से एक रिजल्ट ये निकला कि 37% of people feel कि they will be dependent on their families after retirement, either on their children or on their spouses. So, but at the same time, more than 50% of this 37 people said कि भाई हमको retirement plan की क्या जरूरत है, हम तो we will keep working forever, and why shouldn't our children take care of us? हमने तो उनके एजुकेशन में इन्वेस्ट किया हुआ है, we have supported them, so they should support us. It is like a reverse mortgage. हम रिवर्स मॉर्गेज प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि बॉस मेरे बच्चे मेरे रिवर्स मॉर्गेज है कि मैंने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया तो they will take care of me, and there is nothing wrong with this. A lot of people feel that there is nothing wrong with this. And अर्थ गुरुकुलम के जितने भी आप मेंबर्स हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये बताना चाह रहा हूं. जब हम सर्वेस करते हैं, जब हम इस सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं और जब हम इसके बारे में बुक्स पढ़ते हैं, एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे व्यूज जो हैं वो वेस्टर्न व्यूज हैं. हमें हमारे कल्चर को लेकर के, इंडिया के कल्चर को लेकर के कुछ ना कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी कि इट इज इन द एशियन कल्चर, it is in the Indian culture that it is okay for our children to take care of us. So a lot of people feel that way. You cannot stop it. You cannot say कि बॉस ये सही नहीं है. Even though a lot of people increasingly, बहुत लोगों को मतलब ये उनकी इच्छा है कि वो अपने बच्चों पर निर्भर ना हो, डिपेंडेंसी कम हो. But the fact is, you have to एक कल्चरल जो डिफरेंस है, I think we have to acknowledge it कि वो है और वो हम चेंज नहीं कर सकते. हम we can work with it. So that is one way that I think which is important that we should think about it. दूसरा एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 98% of the people whom we surveyed felt that they can take expected events into consideration कि भाई मेरा ये खर्चा होगा, शादी होगी, घर बदलना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह जो है. But only 54% of the people said कि unexpected events को भी कवर करने की जरूरत है. हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, क्रिटिकल इलनेस हो सकती है, पीपल टेक इंश्योरेंस फॉर दैट, और वो भी ठीक है. Only 33% of the people said that whatever they are putting money for, they are also considering things like कि भाई इकोनॉमी का क्या होगा, इन्फ्लेशन का क्या होगा, स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी. Very few people are thinking about external events. They only think about their own expected events or unexpected events. तो सबसे बड़ी बात जो है, हम जब MFDs, हमारे एडवाइजर्स जितने भी हैं, हम जब काम करते हैं, वी नो दैट इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोगों को ये बताते हैं कि वाई इन्फ्लेशन को कंसिडर करना, वाई वी आर इन्वेस्टिंग टू मेक श्योर दैट वी आर बीटिंग इन्फ्लेशन, बट मोस्ट पीपल डोंट. तो ये बहुत बड़ी एक जो है एक ऑब्जेक्टिव है हमारे सामने.
And we also look, okay, why does money matter to Indians? और नील्सन जो दुनिया की नंबर 1 रिसर्च कंपनी है, उनके साथ हमने ये रिसर्च किया, तो उन्होंने 2017 में भी जब मनी के बारे में जब उन्होंने इंडियंस को रिसर्च किया था, at that point of time 52% of people said that money is important because it is for financial security. But in 2019 and 20, when we did our survey, that 52% had come down to 46%. Most people were saying that money हमारे लिए एक कंफर्टेबल लाइफ, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या हमारे जो ड्रीम्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए है. तो slowly there are some habits, there are some aspirations which are changing in Indians as well when you think about what does money mean to people. So there's this considerable drop in financial security as a purpose of wealth creation. Wealth creation is more about कि हमारी जो आशाएं हैं, हमारी जो ड्रीम्स हैं, उसको हम फुलफिल करें. और ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूँ, शायद आप सब लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें नया क्या है, ये तो मुझे पहले से पता है, मतलब ये तो है ही, ऐसे ही बातें होती है. वी नो इट as advisors, as being part of the industry, हम इस इंडस्ट्री के पार्ट है, हम जानते हैं. But the fact is the awareness in the investors, in the larger population is very less. तो हम उनको जैसे ही हम लोग उनको ये awareness की बातें हम करेंगे through these sessions which Arthmitra is doing, which is fantastic. This will help us to teach people or to help people कि किस एरिया पे हमें फोकस करना है. एक जो इसमें आंकड़ा निकला वो ये कि सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है. एंड 34% ऑफ द पीपल वी सर्वेड सेड दैट वी हैव अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम. वो भले रेंट हो, हमारी इन्वेस्टमेंट्स की इनकम हो, जो भी हो, 34% ऑफ पीपल सेड दैट दे हैव अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम. एंड 44% ऑफ द पीपल सेड दैट वी डू नॉट हैव अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम. लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ हमारे स्किल्स को लेकर के, हॉबीज को लेकर के, टैलेंट को लेकर के या कुछ और रिसोर्सेज को लेकर के हम एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हम खड़ी करने चाहते हैं. And 28% of people who feel completely, prepared for retirement, at least they said that. People who are not prepared for retirement are the ones who said कि हमारे पास तो second source of income भी नहीं है. So creating a second source of income, whether it is through our investments, is a very important factor जो लोगों को इस एंजाइटी से निकालने के लिए या उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए वो एक बहुत अच्छा काम कर लेता है. और जिन लोगों ने रिटायरमेंट प्लानिंग की थी, वी आस्क्ड देम कि क्या प्रॉम्प्ट हुआ, व्हाई डिड यू प्लान फॉर रिटायरमेंट. तो कुछ लोगों ने अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, जिनकी मोटिवेशन से उन्होंने स्टार्ट किया फॉर अ बेटर फ्यूचर, दे मे हैव स्टार्टेड इट. बट कुछ ट्रिगर्स ऐसे थे कि एक, देयर इज अ शिफ्ट, एक बदलाव आ रहा है काफी लोगों में, स्पेशली इन द सिटीज, दैट वी डू नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन आवर चिल्ड्रन, सो वी वांट टू प्लान फॉर रिटायरमेंट. एटलीस्ट जिन्होंने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग की थी, ये एक ट्रिगर. दूसरा और बहुत ही अहम बात यह है कि काफी लोगों को ऐसा लगा कि हमारे बच्चों के फ्यूचर हमारा जैसा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया बदल रहा है, दुनिया में इतने सारी चीजें हो रही है और जॉब्स रिडंडेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर रहा है, तो शायद हमारे बच्चों को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी जितने कि हमको मिला. एंड सो वी आर द वन जनरेशन, सैंडविच जनरेशन कह सकते हैं उसको, कि हम हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स को भी हम सपोर्ट करते हैं और हम हमारे बच्चों को भी शायद सपोर्ट कर लेंगे आगे. सो वी आर द सैंडविच जनरेशन. तो ये एक ट्रिगर था कि नहीं, हमें इन्वेस्ट करना है एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट वी हैव सम पॉट ऑफ मनी. और तीसरा एक ट्रिगर था कि एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए वो करना था, प्लानिंग कर रहे हैं लोग. ये बात सही है कि जिन लोगों के पास नौकरी या ऐसा एक बिजनेस है जिसको लेकर के वो बहुत खुश है, वो रिटायरमेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते. लेकिन जो लोग उस नौकरियों में फंसे हैं या उन बिजनेसेस में फंसे हैं जहां पे उनको स्ट्रेस है, जो उनको अच्छा नहीं लगता, उनका बॉस का मुंह देखना अच्छा नहीं लगता, उनका टीम मेंबर अच्छा नहीं लगता, वो हर वक्त रिटायरमेंट के बारे में सोचते रहते हैं. तो ये एक मेंटल शिफ्ट है, एक मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यू है कि हम रिटायरमेंट को क्यों इस नेगेटिव तरीके से देखते हैं, और इस नेगेटिव तरीके से देखने की वजह से हम प्लानिंग नहीं करते. तो इस सब्जेक्ट को पॉजिटिव तरीके में प्रेजेंट करना बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन है फॉर ऑल ऑफ अस. लैक ऑफ अवेयरनेस तो है ही, एंड वी ऑल नो अबाउट इट, कि
only 1 in 5 people consider inflation doing retirement planning. And we all know कि इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट हो सकता है, महंगाई का क्या इंपैक्ट है, और लोग इसको मानते ही नहीं। 39% ऑफ पीपल सेड कि हमारे पास एडवाइजर नहीं है गाइड करने के लिए। तो देखिए अपॉर्चुनिटी भी है when you talk about being a retirement planner, something that you can help people with. And हमारी जितने लोगों को हमने सर्वे किया, तो वहां पे लोगों का मानना यह था कि 50 लाख से 1 करोड़ अगर हो तो बहुत है रिटायरमेंट के लिए। बट ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर है कि आज की इनकम से उन्होंने कैलकुलेट किया है, उन्होंने आज की इनकम से ही कैलकुलेट किया है। दे हैव नॉट टेकन इन्फ्लेशन इनटू कंसिडरेशन। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, या ये कुछ आंकड़े हैं जो आए सामने इस सर्वे में। और काफी लोगों ने ये कहा कि हमें रिटायरमेंट की एडवाइस की बहुत जरूरत है। और जब हम प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यू कैन सी कि लाइफ इंश्योरेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट्स इज द हाईएस्ट। तो ये तो नॉर्मल है कि पीपल आर नॉट यूजिंग म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस, इट इज वेरी लो। लेकिन इसमें इस ग्राफ में जो आपको डिफरेंस जो आपको दिखेगी, जो ब्लू कलर में है, वो उन लोगों का है जिन्होंने रिटायरमेंट की प्लानिंग की है। तो यहां पे अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे तो इट इज डबल, है ना, कि people who have planned for retirement have actually done double of them have invested in mutual funds or debentures or NPS, so or pension plans. So jahan awareness has gone up, people have put money into the right kind of products, hopefully for the future. Not to say that any of these products are wrong, but just the tendency. Advisors को लेकर के हमने जब क्वेश्चन किया, तो उनका जो जितने इन्वेस्टर्स थे उनका ये मानना था कि हमें एक नॉलेजेबल फाइनेंशियल एडवाइजर की बहुत जरूरत है। 77% ऑफ पीपल सेड कि नॉलेज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, हर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज होना ये बहुत जरूरी है। अवेयरनेस होना करंट मार्केट के ऊपर, या एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मेरा रिक्वायरमेंट, सॉफ्ट स्किल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस ग्राफ में देखोगे कि पर्सनल इंटरैक्शन, बहुत कम लोगों ने कहा कि मुझे पर्सनल इंटरैक्शन की जरूरत है। जरूरत जो है एडवाइजर से वो कुछ और है। और हम शायद कुछ लोग ऐसे समझेंगे कि जितना मैं टच में रहूं इन्वेस्टर के साथ, जितना मैं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भेजता रहूं, मैं उनको बुलाता रहूं, तो शायद ये अच्छा रहेगा। बट इन्वेस्टर्स आर सेइंग समथिंग स्लाइटली डिफरेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और आ गया सामने। तो करना क्या चाहिए? ज्ञान तो एक चीज है, दूसरा ये है कि करना क्या चाहिए। मेरा मानना ये है कि because retirement is the only financial goal for which you do not get a loan, that is something that is very important to communicate to the investor. निवेशकों को ये बताना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने प्रायोरिटी में रिटायरमेंट को आगे ले आए। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एक्सपेंसेस जो हम कहते हैं, उसको और भी इंपॉर्टेंट तरीके से हमें बात करना होगा या फोकस पे लाना होगा। तीसरा, रिटायरमेंट को कैलकुलेट कैसे किया जाए। हम इन्वेस्टर्स को सिंपल तरीके से थंब रूल्स को यूज करके हम कैसे एडवाइस कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि एक कॉर्पस जो 20 या 30 गुना हो अपने एक्सपेंसेस का जब आप 60 साल के हो। सो एक्सपेंसेस एट द एज ऑफ 60 इज द इंपॉर्टेंट नंबर, और उस एक्सपेंस का 20 to 30 टाइम्स, ये एक रेंज है। 30 टाइम्स इज वेरी कंजर्वेटिव नंबर, बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। 20 times to 25 times is also okay of the expenses at the age of 60. तो मैं आप इस एक एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं एग्जाम्पल्स में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की स्लाइड्स भी बताऊंगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आज किसी का घर पे महीने का अगर खर्चा 25,000 रुपए का हो, तो महीने का खर्चा 25,000। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक रिटेल बहुत ही छोटी घर हाउस होल्ड, इंडिया में भारत में जितने भी लोग हैं रिटेल लेवल पे, मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं। 25,000 रुपए के अगर आपका महीने का खर्चा हो, तो आपका सालाना खर्चा 3 लाख रुपए हुआ। इफ योर एनुअल एक्सपेंस इज 3 lakhs, देन बाय द एज ऑफ 60 व्हाट विल बी योर एक्सपेंस? इफ योर इन्फ्लेशन नंबर इज X, हाउ विल यू कैलकुलेट इट? कैसे वो नंबर हम बहुत ही आसान तरीके से लोगों को बताएंगे। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि वो आप कैसे कर सकते हो। टेक द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट टू कैलकुलेट सेविंग्स रिक्वायर्ड। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो मैं क्लाइंट्स को भी बताता हूं कि इसको कैलकुलेट करो। मैं ये भी मानता हूं कि टॉप अप सिप या स्टेप अप सिप
रिटायरमेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही एक अच्छा टूल है जो सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास है और सिर्फ अपने एमएफडीज के पास है। और वो क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक विड्रॉवल रेट, एक कंजर्वेटिव विड्रॉवल रेट होना रिटायरमेंट ईयर्स में, ये इंपॉर्टेंट है। आज इंडिया में रिटायरमेंट रेट, विड्रॉवल रेट होना क्या चाहिए, इस विषय को लेकर के बहुत सारा जो है डिबेट होनी चाहिए। एंड वी शुड आल्सो थिंक कि व्हाट शुड बी दैट विड्रॉवल रेट व्हिच इज इंपॉर्टेंट, व्हिच इज गुड फॉर यू टू हैव। Guaranteed प्रोडक्ट्स में पहले इन्वेस्ट करें इफ यू आर रिटायर्ड एंड देन यू टेक म्यूचुअल फंड्स, दैट इज आल्सो वन अप्रोच। एंड लास्ट, we cannot ignore equity in investments even when you are retired so that you can keep pace with inflation. So ये कुछ चीजें हैं। अब हम कुछ कैलकुलेशंस के तौर पे जाते हैं to try and figure out how to think about it. अब इस टेबल में मैंने ये किया हुआ है कि करंट एज अगर आपका 30 हो या 40 हो या 50 हो, और अगर करंट एक्सपेंस आपका ₹1,00,000 हो at any of this age, what is your expense at the age of retirement? और ये कैलकुलेट हमने कैसे किया, ये इंपॉर्टेंट है। और एमएफडीज को मैं अगर एक सिंपल थंब रूल सिखा सकता हूं इस अर्थमित्र ग्रुप के जरिए, तो आप मैजिक नंबर 72 याद कीजिएगा। मैजिक नंबर 72 आप हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको रिटर्न्स पता है तो मैजिक नंबर 72 यूज करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपको कितने साल में आपका पैसा डबल होगा। आपको नंबर ऑफ इयर्स अगर पता है तो आप मैजिक नंबर 72 यूज करके ये आप पता कर लगा सकते हो कि आपको रेट ऑफ रिटर्न कितनी चाहिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट डबल करना हो। तो इसी मैजिक नंबर 72 को अगर आप यूज करें और आपने देखा कि अगर इन्फ्लेशन इंडिया में 7% है आज, तो मैजिक नंबर 72 यूज करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन 7% है तो ये जो मेरा आज का खर्चा है वो कितने सालों में डबल होगा। तो 72 डिवाइड बाय 7 अप्रोक्सीमेटली 10। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 72 डिवाइड बाय 7 अप्रोक्सीमेटली 10 निकलेगा आपका नंबर रिजल्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन 7% है तो अप्रोक्सीमेटली 10 साल में आपका एक्सपेंस डबल हो जाएगा। तो this is something that we have to keep in mind कि if in 1 month if it is 1 lakh or whatever it is, अगर 25,000 है या 50,000 है तो how will it go? So let me give you an example further कि what is the money that will be required. तो आप देखिए कि अगर ये expense whatever is the number, you suddenly start realizing that what is the retirement corpus that you need if it is 30 times your annual expense. So if I go back and I show you this number, आप ऐसे देखिए कि मैं अब लास्ट वाला जो कॉलम्स और रोज हैं मैं उस पर ध्यान देना चाहता हूं आपका कि करंट एक्सपेंस महीने का अगर 25,000 रुपए आज है तो सालाना खर्चा हुआ 3 लाख रुपए फॉर अ 30-year-old। हमने मैजिक नंबर 72 यूज करके, आज इंडिया में इन्फ्लेशन 7% है, तो हमने अंदाज लगाया कि 10 साल में ये खर्चा जो है डबल होगा। तो अगर सालाना खर्चा 3 लाख है एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 40 वो 6 लाख होगा, एट द एज ऑफ 50 वो 12 होगा, एंड एट द एज ऑफ 60 वो 24 होगा। और 24 लाख रुपए एनुअल अगर आपका एक्सपेंस है तो महीने का 2 लाख रुपए का खर्चा होगा। मतलब जस्ट डिवाइड बाय 12, वो तो सिंपल है, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैजिक नंबर 72 यूज करके आप अपने इन्वेस्टर्स को छोटी सी ये हेल्प कर सकते हैं कि हम कॉर्पस कैसे कैलकुलेट करें, कि हमारा टारगेट होना क्या चाहिए। अब आप देखिए कि मैंने कहा आपसे कि 20 to 30 टाइम्स ऑफ योर एक्सपेंस एट 60 शुड बी योर टारगेट कॉर्पस। तो हमने मैजिक नंबर 72 यूज करके हमने देखा कि अगर एक 30 साल का अगर युवक है, उनका अगर खर्चा सालाना खर्चा अगर 3 लाख है तो 60 साल पे उनका खर्चा इन्फ्लेशन को लेकर के 24 लाख होगा। 24 लाख का अगर आप 30 टाइम्स करें तो द नंबर विल बी 7.2 करोड़। जो आप लास्ट रो में देख रहे हैं इट विल बिकम 7.2 करोड़। जितने भी यहां पे कैलकुलेशन है इट इज जस्ट 30 टाइम्स मल्टीप्लाइड फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर ये कॉर्पस का आपका टारगेट है तो आप समझिए कि आज अगर ये कॉन्वर्सेशन अपने निवेशकों से आप कर रहे हो तो क्या कहेगा, वो बोलेगा पागल हो गए हो, 7 करोड़ रुपए मैं कहां से जमा कर पाऊंगा, मैं तो यार छोड़ दो यार इसको, यार अभी जिंदगी जीने दो, थोड़ी ना मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है। यही बात होती है।
whenever we use a calculator for retirement, whenever we do this calculation, it becomes such a big number कि आज के दिन अगर कोई किसी को अगर हम नंबर बताए, बोले कि यार मेरा अगर महीने का खर्चा 25,000 रुपए का है, मेरा छोटा सा घर है, आप मुझे 7 करोड़ के नंबर बता रहे हो रिटायरमेंट के लिए, ये कैसे होगा? तो ये मैं बताना चाहता हूं कि इसको पॉसिबल कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि रिटायरमेंट का साइंस में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको कैसे पॉसिबल किया जाए। तो मैं आपको टॉप अप सिप के बारे में बताया कि टॉप अप सिप कितनी इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी आप जो लास्ट के 3 रोज हैं उस पे अगर हम फोकस करें, क्योंकि मैं 30 साल की जो जवान जो है उनका एग्जाम्पल जो मैंने लिया कि उनको 7 करोड़ 7.2 करोड़ की कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। आज अगर आप इंटरनेट पे जाकर के, एएमसी के वेबसाइट पे जाकर के, या कोई भी रिटायरमेंट कैलकुलेटर पे जाकर के अगर आपने कैलकुलेट किया कि मैं ये 7.2 करोड़ के लिए मैं एसआईपी कितनी की करूं, तो आपको 22,000 का नंबर आएगा। 12% की रेट ऑफ रिटर्न पे आप जो भी एजम्पशन लगाना चाहते हैं, 12% की एजम्पशन पे आप लगाइए, 22,000 का आपको एसआईपी आएगा। अब 25,000 रुपए महीने का जो खर्चा किसी के घर पे हो रहा है, उनको आप बताएंगे कि बॉस 22,000 रुपए आपको रिटायरमेंट के लिए डालना है, तो वो बोलेगा कि कैसे होगा। लेकिन अगर आप टॉप अप सिप करेंगे तो दैट नंबर इज 9,000 रुपीज, क्योंकि टॉप अप सिप जो है हर साल 10% से, स्टेप अप सिप जो हम कहते हैं, हर साल 10% से ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। तो और लोगों का आमदनी जो है, इनकम जो है, वो हर साल बढ़ती रहेगी। सो इट बिकम्स इजियर फॉर देम टू मैनेज। तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमारे एमएफडीज के लिए ये कुछ है। हम प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं कि ऐसा फंड होना चाहिए, वैसा फंड होना चाहिए। हम म्यूचुअल फंड की जो फीचर्स हैं उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। हम एक फीचर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एसआईपी। ये तो हमारा सबसे फेवरेट और फेमस फीचर है, लेकिन फीचर्स बहुत तरीके के हैं। और ये जो स्टेप अप सिप, ये जो टॉप अप सिप है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको आप यूज करके उस नंबर को, उस एसआईपी नंबर को आप एक मैनेजेबल नंबर पे ला सकते हैं और लोगों को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि भाई अगर आपका 25,000 रुपया खर्चा हो, और मैंने कहा कि 60% इज यूजुअली द एक्सपेंसेस, सो हिज सैलरी माइट बी 35, 45, 50 व्हाटएवर। अगर 8-9,000 से शुरू करना हो तो क्या बात है। और मान के चलिए कि ये जो नंबर मैं आपको इस टेबल पे बता रहा हूं, मैंने कॉर्पस को 30 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया। अगर उस कॉर्पस को मैं 20 टाइम्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये नंबर और भी कम हो जाएगा। 4-5 हजार रुपए की एसआईपी होगी। एवरीबडी कैन डू इट। सो हाउ टू मेक रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट के लिए चीजों को सिंप्लीफाई करना और लोगों को हेल्प करना, इस पॉइंट से आप शायद मतलब शायद इस स्लाइड से या इस कुछ बातों से शायद आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है, कि आप स्टेप अप सिप यूज करें, मैजिक नंबर 72 यूज करें, एक्सपेंसेस को कैसे प्रोजेक्ट करना है, कॉर्पस को कैसे कैलकुलेट करना है 20 to 30 टाइम्स। ये थंब रूल्स हैं, सिंपल थंब रूल्स हैं, आप किसी को भी सिखा सकते हैं। तो ये बात हुई। तो कंक्लूजन में मैं आपको बड़ा सिंपल सा ये चीजें बताना चाहता हूं कि हम जब इन्वेस्टर्स को या किसी को भी अगर हम एडवाइस कर रहा हो, तो कुछ थंब रूल्स हैं पीजिम के हिसाब से, मेरे हिसाब से, मेरे टीम के हिसाब से, जो मैं हर किसी को मैं ये कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। स्पेंडिंग को थंब रूल क्या है स्पेंडिंग का, कि 50% ऑफ टेक होम शुड बी लिविंग कॉस्ट एंड लग्जरी, नॉट मोर देन 50%। ये थंब रूल है, सिंपल। सेविंग कितनी होनी चाहिए? 20% in your 20s, 30% in your 30s, 40% in your 40s. Easy to remember. थंब रूल्स वो होते हैं जो बहुत आसान है रिमेंबर करने के लिए, और हम उससे एम्पावर होते हैं एज एमएफडीज। नाउ वी कैन मैनेज आवर क्लाइंट्स। ईएमआईस कितनी होनी चाहिए? इट शुड आइडियली नॉट बी मोर देन 30% ऑफ योर टेक होम। यू शुड हैव ईएमआईस, इट्स ओके, घर बनाना है, जो भी कुछ बनाना है, बट नॉट मोर देन 30%। दैट इज द थंब रूल। इमरजेंसी फंड कितनी की बननी चाहिए? 6 months to 1 year of monthly expenses, not income, expenses का 6 months to 1 year की आप इमरजेंसी फंड बनानी चाहिए। इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? 10 times your annual income if you're at the age of 30. As your age progresses, आप उसको मल्टीपल को कम कर सकते हैं, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ सेविंग्स रहेगी। रिटायरमेंट कॉर्पस का थंब रूल, जैसे कि मैंने पहले कहा, 20 to 30 times annual expense at the age of 60. रूल ऑफ 72,
ये आपने आज सीखा होगा कि रूल ऑफ 72 को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं और इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आप कैसे लोगों को समझा सकते हैं यूजिंग द रूल ऑफ 72। और लास्ट, इक्विटी एलोकेशन, कि इक्विटी में कितना पैसा लगाना चाहिए। सिंपल थंब रूल, 100 माइनस एज। इफ यू आर अ 30-year-old person, 100 minus age, 70% should be equity allocation, 30% should be debt. If you are a 60-year-old person, 100 minus 60, 40% should be equity exposure, 60% should be safe debt exposure, FD हो या debt funds हो, जो भी हो। So ये जो thumb rules हैं, I am sure that आप सभी को ये जो थंब रूल्स हैं आप जानते होंगे, कुछ ना कुछ जानते होंगे, बट ये मैं इस सर्वे से मैं ये कम्युनिकेट आप सबको करना चाह रहा हूं कि जब हमने इसका क्वालिटेटिव सर्वे किया तो लोगों ने हमसे कहा कि भाई ज्ञान बंद करो, हमें पता है कि रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट है, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें बताओ कैसे। Don't tell us why. We know why, awareness है. Tell us how. Tell us what. ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि सर्वेस तो हम करते रहेंगे और एंड वी विल कंटिन्यू विद द सर्वे, सो वी सी व्हाट इज द ट्रेंड इन इंडिया, बट द मेन लेसन दैट पीजे माय टीम हैज लर्नड इज दैट वाज फोकस ऑन नॉट ऑन द ज्ञान सो मच, फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल हाउ टू। इसीलिए मैंने कुछ स्लाइड्स इस कैलकुलेशंस को लेकर के मैंने इस प्रेजेंटेशन में जोड़ा ताकि आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू डू इट। इस थंब रूल्स को मैंने रखा कि इस थंब रूल्स को सिंपल तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। अब मैं कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहता हूं एडवाइजर्स को रिटायरमेंट के बारे में कि आपको क्या सोचना है, क्या रखना है आपके पास। सो आई वांटेड टू डू दैट एंड आई हैव 3 की रिकमेंडेशंस। मैं ये चीज रिपीट करना चाह रहा हूं कि रिटायरमेंट का AUM रिडीम नहीं होता, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग AUM है अगर आप इस चीज पे फोकस करें तो। आप धीरे से शुरू कीजिए, आप छोटे से शुरू कीजिए, लेकिन आप ये भी उम्मीद करके चलिए कि एक दिन आप रिटायरमेंट एडवाइजर कहलाएंगे और उसकी सर्टिफिकेशन जो है या उसकी जो इंटेलिजेंस होनी चाहिए उसके पीछे आप लगे रहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस मैं आपको देना चाह रहा हूं इसके ऊपर कि पहली बात, रिटायरमेंट का जो कॉन्वर्सेशन है, जो हम बात करते हैं रिटायरमेंट के बारे में, उस पे आप ध्यान दें, उसको आप हल्के से बदलिए। इस सर्वे का मैंने कहा आपसे कि एक इनसाइट ये रहा कि लोगों को रिटायरमेंट शब्द से घिन है। दे डोंट लाइक द वर्ड रिटायरमेंट, दे थिंक इट इज वेरी नेगेटिव इन देयर माइंड। लोगों ने हमसे ये भी कहा कि भाई आप क्या बोल रहे हो, अगर मैंने घर पे रिटायरमेंट की बात कर ली तो बीवी बच्चे परेशान हो जाएंगे, माँ बाप सोचेंगे भाई इसको क्या हो गया, ये रिटायरमेंट की क्यों बातें कर रहे हैं आज से। तो नेगेटिव वर्ड है ये। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन जो है इस सर्वे को लेकर के एडवाइजर से कि भाई रिटायरमेंट वर्ड यूज करना बंद करो, रिटायरमेंट की जगह पे फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड यूज करना शुरू करो। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है पॉजिटिव वर्ड है। Everybody wants to be financially free. Nobody wants to retire. तो ये नेगेटिविटी को जो निकालना है लोगों के दिमाग से, वो हमारे जो हम कन्वर्स करते हैं, हम जो यूज करते हैं, हमारी जो सेल्स पिच है, मार्केटिंग पिच है, जो भी कहिए, उसको थोड़ा सा हमें बदलना होगा और इस चीज को, इस गोल को हमें एक पॉजिटिव एंगल से अप्रोच करना होगा। और मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम वो वर्ड है जो आप इसको जो है यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिटायरमेंट। इट्स अ मच बिगर वर्ड, फाइनेंशियल फ्रीडम में बहुत कुछ आ गया, लेकिन वो एक इट इज अ पॉजिटिव वर्ड। दूसरा चीज आप इसमें ध्यान रखें कि लोग जब प्लानिंग करते हैं, लोग जब निवेश करते हैं, जो अपने अपने सैलरी से, अपने इनकम से जोड़ जोड़ के SIP और लमसम्स करते हैं, तो उनके दिमाग में हैप्पी आउटकम्स हैं, खुशी वाली गोल्स, बच्चे की शादी, घर खरीदना, वेकेशन पे जाना, ये सब चीजें, उनको खुशी वाली चीजें जो है उनके लिए प्लान करते हैं लोग। तो ये जो रिटायरमेंट चीज है, जैसे कि हमने कहा, वो एक फोर्सीन इवेंचुअलिटी, हमें पता है कि हम एक दिन रिटायर करने वाले। तो लोग जो जब प्लान करते हैं तो वो प्लान करते हैं खुशी वाली चीजों के लिए या उन चीजों के लिए जो वो देख नहीं सका। शायद मुझे हार्ट अटैक हो सकता है तो मुझे हेल्थ के लिए इंश्योरेंस लेना है वगैरह वगैरह, जो अनफोर्सीन है। लेकिन जो फोर्सीन है, जो हमें पता है कि ये होने वाला है एक दिन, तो हम उसके लिए कुछ काम नहीं करते। तो
इस सर्वे से एक चीज और निकला कि जो फोर्सीन और अनफोर्सीन जो चीजें हैं वो कनेक्टेड है। तो आपको अगर रिटायरमेंट और ये फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें करना है तो आप उनको हेल्थ के बारे में बात करें कि आपको रिटायरमेंट के लिए इसलिए पैसे जोड़ने हैं क्योंकि आपका हेल्थ को कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि हमारे सर्वे में जिन लोगों ने कहा कि हमारे पास रिटायरमेंट प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि हम रिटायर ही नहीं करना चाहते। हम तो डॉक्टर है भाई, हम तो लॉयर है भाई, हम तो बिजनेस है भाई हमारा, हम तो चलाते रहेंगे। तो हमने जब उनसे कहा कि अच्छा आपको अगर लकवा पड़ा तो, आपको अगर हार्ट अटैक हुआ तो, आप सर्जन हो, पैरालिसिस हुआ तो, स्ट्रोक हुआ तो, तब उन्होंने कहा कि हाँ ये तो हमने सोचा नहीं कि हमें काम बंद करना पड़ेगा शायद हेल्थ के रीजन के लिए। सो देयर इज अ प्लानिंग के लिए जो आपका जो कॉन्वर्जेशंस हैं, जो मार्केटिंग पिच है, जो सेल्स पिच है, उसको थोड़ी सी बदलने की शायद जरूरत है। आप इस टिप्स को आप यूज कर सकते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को यूज करें एज अ टर्म, या आप हेल्थ के बारे में अगर लोगों को थोड़ा सा जो है कॉन्वर्जेशन में लाएं उस चीज को, तो लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बहुत और अच्छी तरीके से समझ में आए। दूसरी जो रिकमेंडेशन है मेरा ये कि आप अपने क्लाइंट के सेगमेंटेशन पे ध्यान दें। आज भारत भर में जब मैं एमएफडीज के साथ बात करता हूं और मैं बहुत लोगों को जानता हूं तो उनसे पूछता हूं कि भाई आपका क्लाइंट सेगमेंट क्या है। भाई जो पैसा दे वो मेरा क्लाइंट है, जिसने इन्वेस्ट करना चाह रहा है आप मेरे पास आइए, कम वन कम ऑल, कम एवरीबडी। कोई क्लियर सेगमेंटेशन नहीं है कि मैं सैलरीड लोगों के साथ मैं काम करना चाहता हूं क्योंकि मेरा जो मेंटालिटी है, जो मेरा टैलेंट है, मैं उनके साथ काम करूं। मैं बिजनेस वालों के साथ काम करना चाहता हूं, या मैं प्रोफेशनल के साथ काम करना चाहता हूं। मैं सिर्फ टीचर्स प्रोफेसर्स की एक सेगमेंट है, या मैं सिर्फ डिवोर्सीज या ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहता हूं। इन डेवलप्ड मार्केट्स, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, जहां पर भी रिटेल मार्केट है, एमएफडीज, मोस्ट ऑफ द एमएफडीज एंड एडवाइजर्स वर्क इन वेरी सेगमेंटेड फैशन। इंडिया में अब क्या है कि इट इज अ न्यू इंडस्ट्री, तो जिसने बिजनेस दे दिया वो अपना कस्टमर बन गया। लेकिन आप ये नोट करेंगे कि अगर आपका सेगमेंट्स अलग अलग तरीके के हैं तो आप ऑपरेशनल चीजों में फंसे जाते हो। जो बिजनेस वाला है बोलेगा कि अरे यार ये क्या इन्वेस्टमेंट कर दिया, या इतने ज्यादा तो रिटर्न मेरा बिजनेस में मिला जाएगा, तो इसको निकालिए हम कुछ और करते हैं, तो उसके पीछे लगेगा। सैलरी वाले कुछ और कहेंगे। तो लोगों का जो, अगर आप लोगों को सेगमेंटेशन के साइड से अगर देखेंगे तो एक क्लियर या दो क्लियर सेगमेंट्स पे आप काम करेंगे तो यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर बिजनेस मच मोर। अब आपने एक और चीज देखा इस सर्वे में कि जॉइंट फैमिलीज में जो लोग रहते हैं वो फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हैं। तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिलीज को ज्यादा टारगेट करेंगे तो उनका फाइनेंशियल एंजाइटी ज्यादा है। तो ये भी एक पॉइंट हुआ कि भाई मैं कौन से क्लाइंट को सिलेक्ट करूं, किसकी जरूरत ज्यादा है। अब कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, जॉइंट फैमिली वाले सोचते हैं कि भाई मेरा तो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, हम तो एक घर पे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने वाने की। जो अकेले हैं उनको एंजाइटी ज्यादा है। आपको उन लोगों को कस्टमर बनाए जिनकी एंजाइटी ज्यादा है, बिकॉज दे विल बी विथ यू फॉर लॉन्गर। सो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा, ये आपको ध्यान देना है कि पैसा एक सेल्फ एक्सप्रेशन की बात है। यंग क्लाइंट होंगे तो उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिटर्न्स के ऊपर फोकस है। ओल्डर क्लाइंट्स हैं तो उनको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है। उनको भी सिक्योरिटी चाहिए, बट उनको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ ये करना है, सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है। तो फीलिंग्स को, बिहेवियर्स को एक्नॉलेज करना अपने क्लाइंट्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको काफी सारे थंब रूल्स के बारे में बात की है, लेकिन आप इस पे ध्यान रखिए कि अगर जो अकाउंटिंग अप्रोच है हमारा एमएफडीज में या एडवाइजर्स में, उसको आप एक बैक सीट दें और लोगों के बिहेवियर और लोगों के फीलिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ये जो बिजनेस है साइकोलॉजी का बिजनेस है, साइकोलॉजी की डिग्री चाहिए इसमें लोगों के एक्सपेक्टेशन को मैनेज करने का। रिटर्न्स तो हमें पता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना हमारा काम है, तो साइकोलॉजी में डिग्री चाहिए हमें। तो ये फीलिंग्स को, बिहेवियर को मैनेज करना ये इंपॉर्टेंट है। मैं कभी और शायद गुरुकुलम में आके ये भी कुछ और बातें कर सकते हैं हम, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे भारत में जितने एमएफडीज हैं, एडवाइजर्स हैं, प्राइवेट बैंकर्स हैं, बड़े बड़े एडवाइजर्स मैंने देखे हैं, सब हूं, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं तो सीएफए हूं, मैं तो नंबर क्रंचिंग कर सकता हूं, मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं, मैं ये सब कर सकता हूं, बाकी एमएफडी एडवाइजर ये नहीं कर सकते। मेरे पास ये सब टैलेंट है।
लेकिन कस्टमर को ये नहीं चाहिए। ये क्यों है? ये इसलिए है कि हम सब अभी भी 1950 1960 में फंसे हुए हैं। देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजरी की प्रोफेशन बहुत ही यंग है। 50s और 60s में जब हैरी मार्कोविट्स ने, विलियम शार्प ने, उन्होंने जब एफिशिएंट फ्रंटियर थ्योरी, ऑप्टिमाइज्ड पोर्टफोलियो थ्योरी, इनकी सब उन्होंने जब इनोवेशन किया, वहां से वेल्थ मैनेजमेंट शुरू हुई। उसके पहले अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करना तो आपने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट के पास चले गए। तो ये जो नंबर क्रंचिंग वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट और ये जो एफिशिएंट फ्रंटियर थ्योरी वाली कैलकुलेशन में फंसे हैं आज भी लोग, लेकिन उसमें नोबल प्राइज जो उसके बाद में 80s में आया, डैनियल कानमैन, रिचर्ड थैलर जैसे लोगों के पास, जो बिहेवियर पे फोकस किया कि भाई बिहेवियर पे आपको फोकस करना है, बिहेवियर पे बहुत बिहेवियर इंपैक्ट्स इन्वेस्टमेंट बिकॉज देयर आर बायसेस। और हम बिहेवियरल बायसेस के बारे में, बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में आप में से काफी लोगों को कुछ ना कुछ तो जानकारी तो होगी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। And now that science is going forward with many other people like Meir Statman and the others who are talking about कि not only accounting skills, not only behavioral skills, but you need to have the skills of managing feelings. तो साइंस के साथ रहे, साइंस को जान करके हम आज का काम हमें करना चाहिए। It is not important for you to be a great chartered accountant, CFA for this business. वो तो आउटसोर्स कर सकते हैं आप, उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स भी हैं। आपको साइकोलॉजी, बिहेवियर, फीलिंग्स के ऊपर जो है उस पे फोकस करना है। लास्ट एक और चीज ये सेगमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस एज ग्रुप के हैं, आपका खुद का एक बायस होगा कि इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से होना चाहिए। ये सेल्फ बायस जो है वो भी आपके सेगमेंट पे प्ले हो सकता है। इफ यू आर अ 50-year-old MFD हु इज डीलिंग विद 25-year-old क्लाइंट्स, उनका एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट और आपका जो वैल्यू सिस्टम है उसमें मैच नहीं होगा। इफ यू आर अ 40-year-old MFD एंड योर क्लाइंट्स आर 70-year-old रिटायरीज, आप दोनों का इंटेलेक्चुअल मैच नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, क्लाइंट सेगमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि आप जिस जनरेशन से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरीके से सोचते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने क्लाइंट्स को गाइड करने के लिए। और आपके ही एज ग्रुप का अगर क्लाइंट्स हो, यू विल बी मोर सक्सेसफुल बिकॉज दे अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, दे कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेगमेंटेशन। तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको इस चीज में, दिस इज द फाइनल स्लाइड फॉर मी, I wanted to is to focus on the design. अगर किसी ने अगर मुझसे ये पूछा कि अजीत सर, आप 26 साल के आपके एक्सपीरियंस है, उसमें 21 साल तो आपने म्यूचुअल फंड्स में निकाले, आपने क्या सीखा, आप कैसे सोचते हो, क्या आपने जब आप बिजनेस चलाते हो, तो मैं ये सोचता हूं कि भाई एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपने जमाने के एक्सपर्ट्स हैं। आज का जमाना बदला तो आज के जमाने के लिए क्या नया है, या जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, किस तरीके से सोचना चाहिए। और मैं देखता हूं कि नोबेल प्राइज किसको मिला इस एरिया में, जिन भी शख्स को नोबेल प्राइज मिला कोई एरिया में, उसका मतलब यह है कि उस साइंस की फील्ड में उन्होंने लेटेस्ट कुछ ना कुछ जो है एक अप्रोच लाया। तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में लास्ट मिला रिचर्ड थैलर को, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और बिहेवियरल फाइनेंस में। और उनका कहना यह है, लोगों का, एक्सपर्ट का, आज का साइंस का कहना यह है कि इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ाने से कुछ नहीं होता। इन्वेस्टर अवेयरनेस इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर पीपल टू गेट गुड फाइनेंशियल आउटकम्स। ये पते की बात है, ये एक इंसाइट वाली बात है कि व्हाट मैटर्स मोर is the design of your product and solution and not investor awareness. Investor awareness का प्रोग्राम कीजिए, सबको बहुत अच्छा लगेगा, ताली बजाएंगे, हम बोलेंगे बहुत क्या आपने बोला, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना है। 24 घंटे में भूल जाते हैं, they forget what they are supposed to do. But the design of the product or the solution can help him reach his goal. और मैं इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बताना चाहता हूं कि
इंटरनेशनली जब इस बारे में रिसर्च हुआ तो उन्होंने कहा कि जैसे लोगों को कहा गया जो एम्प्लॉयमेंट में है कि आपको रिटायरमेंट प्लान के लिए फॉर्म भरना है, तो 95% of people did not fill the form, forgot about it, lazy about it, whatever, and people did not get that deduction from salary for retirement. तो ये प्रोसेस था। फिर एक किसी ने शख्स ने सोचा कि मैं ये कहूंगा कि भाई यू आर ऑटोमेटिकली एनरोल्ड इनटू रिटायरमेंट, आपको अगर नहीं चाहिए तो फॉर्म भरो। तो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, वैसे ही लेजी थे उन लोग, तो नाउ पीपल ऑटोमेटिकली एनरोल्ड देमसेल्व्स फॉर रिटायरमेंट। दैट इज द डिजाइन, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट। मैंने टॉप अप एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के बारे में जैसे कहा, इट्स द डिजाइन दैट इज मेकिंग द डिफरेंस, राइट? सो अब कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो तो ऑटोमेटिकली यू आर साइंड फॉर ऑर्गन डोनेशन। आपको नहीं ऑर्गन डोनेट करना है तो आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन कुछ कंट्री में उल्टा है कि आपको ऑर्गन डोनेशन अगर करना है तो फॉर्म भरना है, कोई भरते नहीं है। So it is about people's habits, people's laziness, people's procrastination, because of which they don't do many things, even in investments. So the product design helps. 3 साल का लॉक इन है टैक्स सेविंग के लिए, वो डिजाइन का एक फीचर हुआ। टॉप अप स्टेप अप एक डिजाइन है, एसआईपी एक डिजाइन है, उससे सुविधा होती है एंड पीपल एक्चुअली रीच देयर गोल्स। सो द लेसन इज दैट इन्वेस्टर अवेयरनेस इज गुड, but it is not the sufficient condition. You have to focus as an MFD कि आपका solution क्या है, solution किस तरीके से आप present कर रहे हो। तो I told you people do not know how to calculate retirement number. They just simple बोलते हैं कि आज का अगर मेरा 5 लाख या 10 लाख का इनकम है तो 1 करोड़ अगर हुआ तो बहुत ठीक है। People don't understand how to do it. They don't get a grip. सो आप प्लीज इस चीज पे ध्यान दिए कि आप कैसे उसको डिजाइन करेंगे, कैसे आपका विजुअल्स होगा, कैसे आप कैलकुलेटर्स यूज करेंगे, कैसे आप टेबल्स यूज करेंगे। आप साइंस को अगर लिया जाए तो आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि 70% ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर विजुअल लर्नर्स। देख के सीखते हैं, सुन के नहीं। 70% ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर विजुअल लर्नर्स, नॉट सुन के नहीं सीखते, देख के सीखते हैं। इसलिए न्यूज़पेपर पे ट्रस्ट है। तो अगर आजकल के एमएफडीज जो हैं, और हम सब ये मिस्टेक करते हैं, हमें अगर किसी को पूछा गया कि बस क्या आप कैसे मिस्टेक, अरे मुझे तो आप कस्टमर के सामने बिठाइए, बस मैं उसको 1-2 एसआईपी के लिए तो कन्विंस कर लूंगा, मेरी जो जबान है ना मैं उसी को यूज करता हूं। आप ये ध्यान में रखिएगा कि बिकॉज पीपल आर विजुअल लर्नर्स, आपका डिजाइन, आप जो टेबल यूज करेंगे, प्रेजेंटेशन यूज करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसको लोग ट्रस्ट करते हैं व्हेन दे सी थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। एलआईसी देखिए पूरा बुक छापता है और एलआईसी एजेंट्स को बकायदा पता है कि कौन सा टेबल बताना है ना? इट्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग। सो आई फील दैट मेनी एमएफडी फ्रेंड्स, जितने भी हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस मैं उठ के चला जाऊंगा क्लाइंट के पास और बस बात करूंगा, उनको पूछूंगा क्वेश्चंस, मैं आंसर करूंगा, मार्केट के बारे में बताऊंगा, बस वो ठीक है। मेरा ये टिप है कि आप साइंस को ध्यान दें अगर, तो विजुअल टूल्स को यूज कीजिएगा आप जितनी हद तक। जैसे कि इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको टेबल्स बताए कि व्हाट विल बी द कॉर्पस, कैसे, उसको देख करके आपको शायद ये लगा होगा कि हाँ बस ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया तो मुझे पता है क्या करना है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस। हमने सर्वे से ये भी देखा कि पीपल पुट एवरीथिंग इनटू अ सिंगल पॉट। सो इंट्रोड्यूसिंग योर स्ट्रैटेजी कि सेपरेट गोल्स को कैसे करना है, किस इवेंचुअलिटी को कैसे आप उसको डिजाइन करेंगे सॉल्यूशन को, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये पॉइंट पहले ही कहा कि साइंस ऑल्सो सपोर्ट्स कि इन्वेस्टर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स आर नेसेसरी बट दे आर नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। आपके सॉल्यूशंस जो है वो ऑटो मोड में, डिफॉल्ट ऑप्शंस, ट्रिगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फाइनल इन्वेस्टर को जो आउटकम होनी चाहिए उस पर फोकस रखें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू, दिस वाज माय प्रेजेंटेशन। मैं एक ही कोट यूज करता आ रहा हूं पिछले 5 या 10 साल से कि पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर्स, दे डिसाइड देयर हैबिट्स एंड देयर हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर। तो कुछ अच्छे हैबिट्स को अगर हम इनकलकेट करें, कुछ यूज करें, तो शायद हम बहुत बदलाव ला सकते हैं। पीजिम इंडिया के जानकारी शायद सब लोगों के पास नहीं होगा। पीजिम जो है, प्रूडेंशियल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, इज वर्ल्ड्स
10th लार्जेस्ट एएमसी, और 10th लार्जेस्ट एएमसी ग्लोबली होने की वजह से आज इंडिया में हम सबसे बड़ा ब्रांड है। म्यूचुअल फंड्स के ब्रांड में सबसे बड़ा ब्रांड पीजीएम है, क्योंकि टॉप के 9 है नहीं इंडिया में। शायद एक ना एक दिन ब्लैक रॉक वगैरह, फिडेलिटी वगैरह वापस से इस कंट्री में आएंगे, तब तक तो हम नंबर 1 है ही। और मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने जितना सपोर्ट किया पीजीएम के प्रोडक्ट्स को, ग्लोबल फंड को, मिड कैप जो भी हो, और आज हम पहली बार जो है एक फंड लॉन्च भी करने वाले हैं। आई फील बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को हम लॉन्च कर रहे हैं इस 15 जनवरी 15 को। मेरा ये मानना है कि रिटायरमेंट के लिए, एसेट एलोकेशन के लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से और अच्छी कैटेगरी नहीं है, क्योंकि इट विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ दिस बिहेवियर बायस। जो मैं बिहेवियर और इमोशनल बायसेस के बारे में बात कर रहा था और ऑटो फीचर्स के बारे में बात कर रहा था, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर लॉन्चिंग द बैलेंस्ड एडवांटेज फंड फर्स्ट, इवन दो वी हैव एन अप्रूवल फॉर अ रिटायरमेंट फंड फ्रॉम सेबी। We think that asset allocation is the right way to go, and so that is something that we are launching. I will look forward to your support, but we are not talking about products here, we are talking about retirement. हम retirement की बातें कर रहे हैं, इसको कैसे handle किया जाए, and I hope कि this was a useful presentation. कुछ इसमें मैं भी focus ये कर रहा था कि how to पे focus करो, ज्ञान बंद करो, कैसे करना है ये बताओ। तो I hope that you liked it. I will stop sharing right now. And if there are any questions, and Milind, feel free to ask whatever. Yeah. I hope this was useful to all of you. Thanks a lot, sir. It was an amazing session. दोस्तों, एक वर्ड हो जाए सेशन में, चैट बॉक्स में एक वर्ड सेशन के लिए हो जाए हम सबकी तरफ से। मतलब एक बहुत शानदार सेशन था। अगेन बोलते ना, वो सीधी बात, नो बकवास। तो स्ट्रेट टू द पॉइंट। एंड फ्रेंड्स, वी विल हैव 2 or 3 important questions if you have any. बाकी आज का टॉपिक ऐसा है कि जिसमें शायद क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये एक समझने वाली चीज है, लेकिन अगर कुछ भी एक क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, या तो फिर अपने हाथ को रेज कीजिएगा। हम 2 या 3 ही क्वेश्चन लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे दोस्तों। तो कुछ लोगों का मैं चैट देख रहा हूं कि सबको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच कि आपको अच्छा लगा। हमारे जो प्रेजेंटेशंस रहेंगे हम हाउ टू पे ही फोकस करेंगे, बिल्कुल, सो दैट वी हैव सम ऑफ दीस टिप्स। कुछ लोगों ने कुछ स्लाइड्स मिस किए। आई विल सेंड द प्रेजेंटेशन टू पंखिल। आई एम हैप्पी टू शेयर द प्रेजेंटेशन। थैंक्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, या प्लीज थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पहले तो ये सर्वे नहीं पढ़ा है, प्लीज एक बार उसको रखिएगा। अपनी सेल्स किट में भी आप इसको रख सकते हैं, बहुत अमेजिंग सर्वे है। और बस क्वेश्चन आंसर में देख लेता हूं। Arvind has a question, I think, or Avinash has a question. I think maybe you can. Yeah. एक मिनट सब। Yeah, Gurmeet sir, please go ahead. Gurmeet. Hello. Yes, Gurmeet. Hello, Ajit sir. Go ahead, Gurmeet sir. Hi. How are you? Yeah, great, Ajit. This is a wonderful study you have done. You have opened the eyes of this MFD team at